हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 8 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर। इसके बाद चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे हमारे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण की है? इसके ऑप्शंस हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस आर.एस. चौहान, जस्टिस आर.वी. मलिमथ या जस्टिस बोबड़े। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस आर.एस. चौहान। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। यानी आज से हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राघवेंद्र सिंह चौहान होंगे। ये हैं न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान। न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वहां पर ये नियुक्त थे। उत्तराखंड में इससे पहले चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रहे थे न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ। इन्हें अब हिमाचल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जज रहे सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, सुधांशु धूलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय से उत्तराखंड मूल के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले तीसरे न्यायाधीश बन गए हैं। इनसे पहले न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट ये भी उत्तराखंड मूल के हैं और चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तराखंड का एक वेटलैंड है? इसके ऑप्शंस हैं आसन वेटलैंड, झिलमिल वेटलैंड, पवलगढ़ वेटलैंड या फिर उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उत्तराखंड के 4 प्रमुख वेटलैंड, वैसे तो उत्तराखंड में लगभग 80 से भी ज़्यादा वेटलैंड है, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख हैं आसन वेटलैंड, झिलमिल वेटलैंड, पवलगढ़ वेटलैंड और नैना देवी हिमालय वेटलैंड। तो ये वेटलैंड की एक छोटी सी तस्वीर है। वेटलैंड जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वेटलैंड यानी गीली जमीन, गीली भूमि, नमी युक्त भूमि। अब इसमें जो छोटी छोटी नदियां हैं या दलदली भूमि है, इस तरह की भूमि भी इसमें आ जाती हैं, जहां पर पक्षियों के लिए, मुख्य तौर पर पक्षियों और साथ ही में जानवरों के लिए भी उपयुक्त यहाँ पर माहौल होता है। तो ये जो वेटलैंड हैं इसमें हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। इन पक्षियों में सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षी, उत्तराखंड में आने वाले मुख्य तौर पर, और अन्य राज्यों से आने वाले पक्षी भी शामिल हैं। अब ये चर्चा में क्यों बने हुए हैं इस समय? क्योंकि वर्तमान में बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंका के चलते ये इन सारे ही वेटलैंड पर जो उत्तराखंड के और भारत के वैज्ञानिक हैं वो नज़र रखे हुए हैं। और इस पर अध्ययन करने के लिए उत्तराखंड के वैज्ञानिकों की एक टीम हाल ही में हिमाचल के पौंग वेटलैंड भी भेजी हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अनिल प्रकाश जोशी, रीता बहुगुणा जोशी, त्रिवेंद्र सिंह रावत या प्रताप पोखरियाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप पोखरियाल, ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से। तो ये हैं प्रताप पोखरियाल। ये पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण संरक्षक हैं उत्तराखंड के।
तो इनको यानी प्रताप पोखरियाल को जयपुर के ट्री बैंक द्वारा ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रताप पोखरियाल मूल रूप से उत्तराखंड निवासी हैं और ये कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जुटे हुए हैं। इन्होंने अपने घर की पैतृक जमीन पर जंगल उगाए, जो इनकी उत्तरकाशी में इनकी जो पैतृक जमीन थी उस पर इन्होंने जंगल उगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए और साथ ही उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में वरुणावत पर्वत की तलहटी में जैव विविधता से भरपूर श्याम स्मृति वन को भी इन्होंने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, खबरों में रही उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2002 में। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2002 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हरिद्वार के जयराम आश्रम में स्थित है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा केदार कांठा बुग्याल किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी या फिर डी रुद्रप्रयाग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरकाशी में। केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं और यह बुग्याल जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, यानी बहुत प्रकार के यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। तो आपको मालूम है जो बुग्याल होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर, जब हम पहाड़ों में ज़्यादा ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, लगभग 8,000 10,000 फीट से ऊपर, तो वहाँ पर जो है फिर उसके बाद पेड़ नहीं पाए जाते, बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। और इनमें से कुछ बुग्याल ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो ये केदारकांठा जो बुग्याल है ये भी लगभग 3 से 4 महीने तक बर्फ़ से ढका रहता है। और आजकल जो है यहाँ पर इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा नेशनल लेवल ट्रैकिंग प्रोग्राम ये चलाया गया है और इसके तहत जो है यहाँ विभिन्न राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए और साथ ही पर्यटन के उद्देश्य से भी। और बात करें यहाँ पर उत्तरकाशी के अन्य बुग्यालों की, तो उत्तरकाशी में द्यारा बुग्याल है जो कि बटर फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा तपोवन बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, देवदामिनी और मानेक बुग्याल ये उत्तरकाशी के प्रमुख बुग्याल हैं। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो है वेदिनी बुग्याल। कहा जाता है कि वेदों की रचना यहीं पर की गई थी। बटर फेस्टिवल, ये अभी हमने बात की थी, बटर फेस्टिवल के लिए जाना जाने वाला जो बुग्याल है द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी का, यहाँ पर अगस्त माह में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। जिस बुग्याल से हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं वो है बगजी बुग्याल और सुरक्षित जैव पार्क के रूप में घोषित बुग्याल है पवाली कांठा बुग्याल, ये टिहरी में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संसद भवन निर्माण, राम मंदिर निर्माण, अंतरिक्ष अभियान या फिर अंटार्कटिका अभियान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद भवन निर्माण से। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसके तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जाना है। जो नया संसद भवन है उसकी इमारत 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होगी और यह बहुत ही भव्य होगी और विस्तृत कलाकृतियों से युक्त होगी। ये जो उसका डिज़ाइन है, जो नया संसद भवन बनेगा ये उसका डिज़ाइन है संसद भवन, और साथ में जो अन्य इमारतें हैं। नए संसद भवन में लगभग 900 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और लगभग 1300 सीट वाला एक सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। ये भविष्य की तैयारियों के साथ बनाया जा रहा है कि भविष्य में अगर ये सीटें बढ़ती हैं, सांसदों की संख्या बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आजकल आपने देखा होगा वहाँ पर अलग से कभी अगर संयुक्त सभा होती है तो अलग से कुर्सियाँ लेकर आनी पड़ती हैं और उनमें लोगों को बैठाना पड़ता है, तो अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही और भी कई जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा में एक दूसरे से जुड़ी 10 इमारतों में 51 मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन के नज़दीक उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 दिसंबर को इस इमारत का शिलान्यास किया गया था। इस इमारत में पर्यावरणीय संदर्भ में इसमें आपत्ति भी दर्ज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसलिए पहले सुप्रीम कोर्ट में इसने रोक लगा दी गई थी, केवल शिलान्यास की अनुमति दी थी। लेकिन अब हाल ही में 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन है, IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी APAP, इसकी सह अध्यक्षता किस देश को मिली है? ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया को, मलेशिया को, श्रीलंका या फिर भारत को। और सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत को ये सह अध्यक्षता मिली है। भारत को अगले 3 वर्षों के लिए एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, इसका सह अध्यक्ष चुना गया है और भारत इसमें नवंबर 2023 तक सह अध्यक्षता इसकी करेगा। भारत से पहले दक्षिण कोरिया इसका सह अध्यक्ष था। बात करें APAP की, तो APAP इसका पूरा नाम है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी। इसका जो स्थापना की गई थी 2014 में वर्ल्ड पार्क्स कांग्रेस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इसके दौरान इसे लॉन्च किया गया था APAP को। इसे IUCN के अंतर्गत लॉन्च किया गया, IUCN समर्थित है ये। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये है। इसे जो वन्य जीव जंतु हैं और वनस्पतियां हैं उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे जूलियन हक्सले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्दिष्ट भारत द्वारा किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़ा संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु हाल ही में मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, रूस या फिर ब्रिटेन। और सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान के साथ ये समझौता ज्ञापन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जापान के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सहभागिता और सहकार से जुड़ा एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र भारतीय कामगारों और कुशल पेशेवरों को जापान भेजने में मदद करेगा। इस समझौते के तहत नर्सिंग, कृषि, मत्स्य पालन, मशीनरी निर्माण, इन सब के साथ कुछ और भी थीम्स हैं। इनसे संबंधित 14 क्षेत्रों में कुशल भारतीय कामगारों के लिए जापान में रोजगार के अवसर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत लॉन्च पैड योजना ये शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश की बाल देखरेख संस्थाओं के 18 वर्ष के ऊपर के बालक बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। यानी बाल देखरेख संस्थाओं में जो बच्चे रह रहे हैं वो जनरली क्या होता है, नॉर्मली 18-20 साल तक उनको वहाँ रखा जाता है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बहुत सी संस्थाओं में नहीं ली जाती है। तो इसके लिए अब उसके बाद वो स्वयं निर्भर बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं, रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए ये लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। बात करें यहाँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का कार्यभार संभाल रही हैं आनंदीबेन पटेल। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। यहाँ पर स्थित बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। ये पिछले वीडियो में बताया गया था। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनमें से 3 बायोस्फीयर रिजर्व इसी में मध्य प्रदेश में ही हैं। ये हैं पंचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टॉयकथॉन 2021 पोर्टल शुरू किया गया है? ऑप्शन हैं रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या
ए व बी दोनों? ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी दोनों ने संयुक्त रूप से इस पोर्टल को शुरू किया है। हाल ही में 5 जनवरी को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से भारत में खिलौना उद्योग हेतु टॉयकथॉन 2021 लॉन्च किया है। इसके तहत स्वदेशी उच्च गुणवत्ता वाले और थीम बेस्ड खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य भारत को खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना और नवीन खिलौनों की अवधारणा का विकास करना है, जो बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्यों को बढ़ाएगा। इसमें फिटनेस, खेल, पारंपरिक प्रदर्शन आदि 9 थीम, यह है 9 मतलब 9 थीम इसमें शामिल है। 9 अलग अलग थीमों में इसको बनाया जाएगा। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है और इससे लोगों से इसमें आवेदन मांगे गए हैं। लोग जो है अपने जो विचार हैं वो दे सकते हैं कि किस तरह की थीम होनी चाहिए। और इसमें प्रतिभाग हेतु अंतिम तिथि जो है वो 20 जनवरी है। और इसमें जिसकी अच्छी थीम होगी या जो उत्कृष्ट थीम का चयन होगा, विजेताओं का चयन होगा, उसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, उत्तराखंड का पहला और भारत का दूसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? और हमारे व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं साहिर अहमद, विजय, रवि पवार, अरुण गुसाई, मंजीत बिष्ट, कार्तिकेय रावत, जोशी सरिता, मुकुल बरगली, ललित सिंह बिष्ट, कुमाऊनी यूनिक दर्शन, खतीजा मलिक, सूरज कुमार, खुशी रावत, पम्मी कंडारी, अजय सिंह बिष्ट, उषा धामी, सुमन शर्मा, प्रभात रावत, नवीन भट्ट, रितु चौहान, बलबीर सिंह, धैर्य वालिया, अंकित कुमार आर्या, अमर चौहान, पूजा, पंकज सिस्टल, दीपेंद्र सिंह रावत, हर्षिता नेगी, ज्ञान बुधौरी, पहाड़ी रॉक्स 90, हेमराज गेड़ा, तरुण सिंह, निशा गोस्वामी, मनोज रावत, अंशु रावत, गीता गिरी, रितिका गोस्वामी, नीरज कुमार, रामा संगीत, सविता धामी, गुलाम फरीद, सूरज सिंह, अजय उपाध्याय, खुशी बुधौरी, गीत बिष्ट, अनीता चंद, प्रीति नेगी, मिस्टी, मनु ठाकुर, विकराज सिंह, दीपक सावंत, रोशन चौधरी, पुष्पा राणा, रविंद्र कुमार, अशोक कोहली, शिवी, प्रेम मेहरा, पूनम पंत, सोनाली बिष्ट, नरेश रावत, सुमन टमटा, शैलेश आर्या, रजनीश रावत, अमित नेगी, प्रिंस परिहार और जीवन जोशी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और वर्ष 2000 में इसको यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के अंतर्गत, मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर, ये कार्यक्रम 1971 में चला था, लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। कब किया गया? 2000 में। सबसे पहला, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। उत्तराखंड स्थित जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये राज्य का पहला, उत्तराखंड का पहला और देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे भारत सरकार द्वारा 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और इसे यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत 2004 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? ऑप्शंस हैं ए अल्मोड़ा, बी पौड़ी, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, या वीडियो करंट अफेयर्स के वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव आपके पास हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।